डेप्रिसिएशन सबसे आसान एरिया कि हमने कैलकुलेट कैसे करनी होती है उसको हम यहाँ पर अब डिस्कस आउट करेंगे। देखिए, एक बेसिक असूल है कि जिस पैटर्न में हम एसेट्स को हमें जिन पैटर्न में एसेट्स के बेनिफिट्स हासिल होते हैं, हमने उन्हीं पैटर्न में क्या करना होता है, उसको एक्सपेंस आउट अपना करना होता है। देखिए, जब हमने एसेट ख़रीदा, हमने से क्या कर दिया, कैपिटलाइज कर दिया। अब हम एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, एसेट को इस्तेमाल कर रहे हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम एसेट क्या कर रहा है, अपनी वैल्यू को लूज़ कर रहा है, कम कर रहा है। अगर आपने आज एक एसी 2 लाख का ख़रीदा है, क्या 5 साल के बाद भी वो 2 लाख रुपए का रहेगा? द आंसर इज़ नो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो गई होगी, उसकी वैल्यू जो है कम हो गई होगी। तो ये जो डिक्लाइन इन वैल्यू है, ये अगर उसकी रियल लाइफ में हो रहा है तो ये हमने अकाउंट्स में भी क्या करना है, रिफ्लेक्ट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, या व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? तो डेफिनेशन है कि जी सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। इसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कह रहे होते हैं कि एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट को उसके लाइफ के ऊपर डिवाइड कर देना, ये मेरे लिए क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन जो है वो कहला रही होती है। अब इसमें सबसे पहले आता है कि डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है, डैट इज़ कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। जो हमारे पास आंसर आएगा वो मेरी क्या कहलाएगी, डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसमें से 2-3 चीज़ें हैं जो हमने देखनी है बेसिकली। एक हमने देखना है कि हमारे पास यूज़फुल लाइफ किसे कहते हैं। यूज़फुल लाइफ वो है कि हमने कितने ईयर्स एसेट को इस्तेमाल करना है, या हमने कितने यूनिट्स जो है वो एसेट के बनाने हैं टोटल जब तक हम इस्तेमाल करेंगे। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी यूज़फुल लाइफ जो है वो कंसिडर हो रही होती है, ये मेरी यूज़फुल लाइफ कहलाती है। उसके बाद है हमारे पास रेजिडुअल वैल्यू। व्हाट इज़ रेजिडुअल वैल्यू? कि आपने आज के दिन क्या किया है, आपने एस्टीमेट किया है कि जब आप अपने एसेट को 3 साल 4 साल जो भी उसकी लाइफ है उस पर चलाएंगे, चलाने के बाद जब आप उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, ये स्क्रैप वैल्यू जो है वो आपको मिलेगी। तो ये आप आज के दिन डिटर्मिन कर रहे हैं कि आपको ये वाली वैल्यू जो है क्या मिलनी है, फ्यूचर में मिलनी है। तो ये मेरी क्या होती है, रेजिडुअल वैल्यू। तो यूज़फुल लाइफ भी क्या है, एस्टीमेट है। रेजिडुअल वैल्यू भी क्या होती है, एस्टीमेट के हमने क्या किया है, ये अंदाज़े लगाए हुए हैं कि भाईजान ये इतना हम क्या करेंगे, इसको चला लेंगे। ये एस्टीमेट सही भी साबित हो सकते हैं, ये एस्टीमेट गलत भी साबित हो सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये क्या होती है कि हम हर साल की डेप्रिसिएशन को जमा करते जाएंगे। जो कंबाइंड डेप्रिसिएशन होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो कहला रही होती है। उसके बाद है कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू। ये क्या होती है, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मेरे पास क्या आती है, मेरे पास कैरिंग अमाउंट जो है वो आ रही होती है। जैसे एक सवाल है कि एसेट की कॉस्ट है 1 लाख रुपया, उसको आप 10 साल तक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट ने फ़ैसला किया कि वो इस एसेट को 6 साल तक इस्तेमाल करेगी, उसके बाद वो उसको 40,000 रुपये के ऊपर बेच देगी। अब 10 साल जो है वो इसकी क्या है, टोटल लाइफ के इसने इतना इस्तेमाल करना है, लेकिन मैनेजमेंट कितना इस्तेमाल कर रही है, 6 साल कर रही है। तो ये आपके लिए क्या होगी, यूज़फुल लाइफ होगी। उसके बाद आप कितने का बेचेंगे, 40,000 का। ये आपके लिए क्या है, रेजिडुअल वैल्यू है। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कितनी बनेगी, 10,000 पर मंथ जो है ये आपकी क्या बन रही होगी, डेप्रिसिएशन बन रही होगी। और अगर आप इसके लेजर्स अकाउंट बनाएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह के, तो आपके पास आ जाएगा, आपने एसेट खरीदा 1 लाख रुपए का, अब जब तक आप उसको इस्तेमाल करेंगे वो तो आपकी कॉस्ट कितनी ही रहेगी, लाख रुपए ही रहेगी।
ईयर 1 भी लाख क्या, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, जितने साल रहा कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं आ रहा। आपने जब डेप्रिसिएशन निकाली तो अब आप उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। आपके पास फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी? 10,000। सेकेंड ईयर भी 10 है, थर्ड भी, हर साल 10 ही आ रही है। लेकिन पहले साल जो आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन थी वो 10,000 थी। सेकेंड ईयर की आपने जमा की सेकेंड ईयर, तो आपके पास क्या आ गई? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। आपने थर्ड ईयर की डेप्रिसिएशन ऐड की, आपके पास क्या आ गई? एक्यूमुलेटेड आ गई। ये भी आपके पास फोर्थ ईयर की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ये फिफ्थ ईयर की है, और ये आपके पास क्या है? सिक्स ईयर की है। अब आप निकालें ज़रा कैरिंग वैल्यू। 1 लाख रुपया सी कॉस्ट और 30,000 क्या है आपकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो कैरिंग वैल्यू कितनी हुई आपके पास? 70,000 हुई। यहाँ पे आपके पास आखिरी साल में 1 लाख की कॉस्ट थी, 60,000 की डेप्रिसिएशन थी, क्या आपके पास कैरिंग वैल्यू आई? 40,000। तो जो एट द ईयर एंड आपकी कैरिंग वैल्यू होती है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिडुअल वैल्यू, जो आपने स्क्रैप वैल्यू डिटरमिन की होती है ये हमेशा उसके बराबर ही होती है। इज दैट क्लियर? उसके बाद जब हम इनकी एंट्रीज या इनके अकाउंट्स की बात करें तो जब हम एसेट खरीदते हैं हमारी एंट्री के पास होती है एसेट अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो जब हम अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास बैलेंस पॉइंट ऑन एसेट्स का, जो हमने एसेट खरीदे होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मेरे पास क्या आ जाएंगे? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एसेट्स के अकाउंट का। और साथ ही हम किसका अकाउंट बनाएंगे? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट जो है बना रहे होंगे। ओपनिंग डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर हम कैलकुलेट करेंगे उसकी एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होती है? मेरी क्रेडिट हो रही होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? क्लोजिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और तीसरा अकाउंट हम बनाएंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का, उसमें जो भी डेप्रिसिएशन आएगी फॉर द ईयर वो किसको चार्ज हो जाएगी? हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज हो रही होगी। ये 3 अकाउंट्स हैं जो हम बना रहे होते हैं और ये इसकी एंट्री जो है वो हमने पास करनी होती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं हमारे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कि हमने डेप्रिशिएट किस तरह से करना होता है या क्या तरीक़ेकार हैं हमारे पास डेप्रिशिएट करने के, वो हमने क्या करना है यहाँ पे देखना है। तो देखें हमारे पास एक असूल तो है कि जिस पैटर्न में हमें एसेट्स के बेनिफिट हासिल होंगे उसी पैटर्न में हमने क्या करना है? डेप्रिशिएट करना है। तो कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जिनके बेनिफिट्स हमें फिक्स मिलते हैं, जैसे बिल्डिंग है, उसका हर साल बेनिफिट सेम ही रहना है, चेंज तो कभी भी नहीं होना। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिनके इनिशियल बेनिफिट बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन लेटर उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं? कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ये एसी है, जब नया नया एसी होगा कूलिंग अच्छी होगी, पुराना हो जाएगा तो कूलिंग क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। उसके बाद कुछ हमारे पास हैं मशीन और मेथड कि हम उनको लाइफ के बेसिस पे क्या कर रहे होंगे? डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। तो हमारे पास 4 मेथड हैं। अगर आप एमसीक्यूज़ में आते हैं इस चैप्टर करने के लिए तो ज़्यादा एमसीक्यूज़ तो आपको मिलते हैं स्ट्रेट लाइन बेसिस से ही। आपके उन 100 के 100 एमसीक्यूज़ में से कोई 5 या 6 मशीन और पे और एक आधा सम ऑफ या डिजिट्स पे, उसके अलावा कोई भी आपको एमसीक्यूज़ नहीं मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो आपको मिलते हैं वो किसके हैं? स्ट्रेट लाइन मेथड के हैं। सेकंड नंबर पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के रेट की कैलकुलेशन के हैं कि रेट आपने कैसे निकालना होता है। तो अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो इसका अगर आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि इसमें आपकी डेप्रिसिएशन रेट क्या होता है? फिक्स होता है। आपकी हर साल डेप्रिसिएशन क्या आएगी? सेम आएगी, उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली जो है वो नहीं आ रही होगी। अल्टरनेटिवली हम अगर हमें स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट पता हो, हम रेट से भी डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या होगा? कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय डेप्रिसिएशन रेट। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड का रेट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाई बाय 100, आपके पास क्या हो जाएगा? रेट आ जाएगा। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कन्फ्यूज होकर गलती कर रहे होते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट निकालना है तो 1 बाय लाइफ करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा? रेट आ रहा होगा। इसको वो जो आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला रेट है उसकी तरह कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे सवाल है कि जी
प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,00,000 विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 साल, और इसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000 है। एंटिटी का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर को है। यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड कैरिंग अमाउंट अलॉन्ग विद द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2021 से लेके 2025 तक। तो आपने क्या करनी है, इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। अब कॉस्ट है 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू है 10 साल, यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 साल। तो आपने निकाली, आपकी डेप्रिसिएशन कितनी आ गई? 18,000। अब चूँकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है तो आपकी हर साल डेप्रिसिएशन कितनी रहेगी? 18,000 ही रहेगी। हर साल कितनी रहेगी? 18,000 ही आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो रहेगी। लेकिन अगर हम आए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो हमने क्या करना होता है, बेसिकली हमने इनको जमा करते जाना है। ईयर 1 की 18 थी, ईयर 2 की उसमें जमा की 36 हो गई, फिर 54 हो गई, फिर 72 हो गई, और फिर कितनी होगी हमारे पास? 90,000 जो है वो आ रही होगी। और अगर आप निकालें कैरिंग वैल्यू 1,00,000 माइनस 18,000 कितनी हो गई? 82,000 आई। अगले साल की निकाली 1,00,000 माइनस 36,000 कितनी आ गई? 64 आ गई। फिर 1,00,000 माइनस 54 कितनी आ गई? 46। और एट द एंड जो आपके पास कैरिंग वैल्यू आएगी 10,000, किसके बराबर होगी? आपकी स्क्रैप वैल्यू के बराबर जो है वो आ रही होगी। अब एक आधा सवाल जो होता है वो रिवर्सल का होता है। उसमें वो क्या गिवन करता है? आपको कैरिंग वैल्यू गिवन करता है और आपसे क्या करता है? कॉस्ट जो है वो निकलवा रहा होता है। अब यहाँ पे आपने बेसिक्स मैथमेटिक्स अप्लाई करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो हमें कहता है जी आपका रेट जो है कितना बनता है? 20% रेट है डेप्रिसिएशन का। ऐसे ही है ना, 5 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे हैं, रेट क्या आ रहा है? 20% आ रहा है। वो कहते हैं आपकी 46 जो है डैट इज़ 46,000 इज योर कैरिंग वैल्यू। ठीक है, बताएं ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी। तो जाहिर सी बात है कि इनिशियल 100 थी, उसमें से हमने 20% लेस किया, फिर वैल्यू आई, फिर हमने 20% लेस किया, फिर वैल्यू आई, फिर 20% लेस किया, फिर वैल्यू आई। इसका मतलब ये जो 46,000 है ये कितने परसेंट को शो कर रहा होगा? ये 40% को क्या कर रहा होगा? शो कर रहा होगा। बिकॉज 20 ऊपर लेस हो गया, 20 नीचे लेस हो गया, 20 ये लेस हो गया। तो आप इसको मैथमेटिक्स की बेसिस के ऊपर ग्रॉस अप करके वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड में ग्रॉस अप नहीं करवाता, वो ग्रॉस अप ज़्यादा कहाँ पे करवाता है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ग्रॉस अप करवा रहा होता है। और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ही क्या लगता है आप लोगों को सबसे मुश्किल लगता है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेसिकली है क्या? स्ट्रेट लाइन मेथड में तो बड़ा सिंपल था कि आपकी हर साल डेप्रिसिएशन जो है वो क्या आ रही है? फिक्स आ रही है। उसमें कोई किसी किस्म की तब्दीली, उसमें कोई किसी किस्म का चेंज जो है वो नहीं आ रहा। जो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है हर साल वो सेम डेप्रिसिएशन जो है आप क्या कर रहे हैं? आप लेकर चल रहे हैं। लेकिन ये वाला मेथड कौन सा है? हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, जिसको डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं, जिसको हम बुक वैल्यू मेथड भी कह रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है? बेसिकली इसमें हम डेप्रिशिएशन तो कैलकुलेट करते हैं, लेकिन किसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं? बुक वैल्यू के ऊपर, कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अब जब इनिशियल आपके पास एसेट्स हैं, उनके इनिशियल बेनिफिट ज़्यादा होंगे, हम इनकी डेप्रिसिएशन भी क्या करेंगे? ज़्यादा रिकॉर्ड करेंगे। लेटर में बेनिफिट्स कम होते जाएंगे, हम इनकी डेप्रिसिएशन जो है वो भी क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। तो अगर हम निकालें इन एसेट्स की डेप्रिसिएशन, तो जो फर्स्ट ईयर ऑफ एक्विजिशन है, जिस साल हम इनको ख़रीद के लेके आए हैं, उस साल अगर हमें निकालना हो कॉस्ट, मल्टीप्लाई करेंगे हम रेट से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन लेटर ऑन हमने क्या करना होगा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, मेरे पास क्या आएगी? कैरिंग वैल्यू। मैंने किसके ऊपर रेट लगाना है? हमेशा कैरिंग वैल्यू पर रेट लगाना है। तो मेरे पास क्या आएगी? डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। अब सवाल है कि रेट किस पर लगाना है? कैरिंग वैल्यू के ऊपर। रेट कैसे निकालेंगे? तो रेट के निकालने का फॉर्मूला होगा 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट। कि जो आपकी स्क्रैप वैल्यू थी उसको डिवाइड करेंगे कॉस्ट के ऊपर और उसका यूजफुल लाइफ का रूट लेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डेप्रिसिएशन रेट आ रहा होगा। ये है एमसीक्यूज जो आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डेट इज़ रेट। वो रेट आपसे निकलवा रहा होता है। आपने पास पेपर के एमसीक्यूज देखे भी होंगे। रेट आपने फॉर्मूला पे याद रखना है। क्या लेंगे? 1 माइनस यूजफुल लाइफ रूट ऑफ रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट।
जैसे एक सवाल है कि प्लांट आपने ख़रीदा था 1 जनवरी 2021 को 1 लाख रुपए का विद एक्सपेक्टेड यूज़फुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू थी वो कितनी थी, 10,000 थी। एंटिटी का ईयर एंड जो है वो 31 दिसंबर है, हमने इसकी डेप्रिसिएशन वगैरह निकालनी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रेट निकालना पड़ेगा। अब रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, यूज़फुल लाइफ वो गिवन है, वो कितनी है, 5 है। स्क्रैप वैल्यू वो कितनी है, 10,000 है, और कॉस्ट कितनी है, 1 लाख है। तो आप वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका रेट अप्रॉक्सीमेटली 36.9% आएगा, जिसको आप राउंड ऑफ करके कितना कर सकते हैं, 37% भी कर सकते हैं। अब रेट आ गया, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो पहले साल 1 लाख कॉस्ट थी, पहले साल हमेशा आप कॉस्ट के ऊपर ही क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जो है वो रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो 1 लाख के ऊपर रेट लगाया 37%, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई कितनी, 37,000 आ गई। अब अगले साल जो हम रेट लगाएंगे वो किसके ऊपर लगाएंगे, हम कैरिंग वैल्यू के ऊपर लगाएंगे। किसके ऊपर लगाएंगे, कैरिंग वैल्यू के ऊपर। तो 1 लाख हमारे पास कॉस्ट थी, लास्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी आई थी, 37,000, हमने लेस की तो कैरिंग वैल्यू कितनी आ गई थी, 63,000। इसके ऊपर हमने रेट लगाया तो मेरे पास कितनी है डेप्रिसिएशन, 23,310 जो है वो मेरी क्या हुई, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही थी। ऐसे ही होगा। उसके बाद अगले साल की आप निकालेंगे तो आपके पास कैरिंग वैल्यू आई 39,690, इस पे रेट लगाया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 14,685। उससे अगले साल निकालिए आपने, आपके पास कैरिंग वैल्यू आई 25,005 रुपये, रेट लगाया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई, और आखिरी साल आपने निकाली तो 15,754 रुपये आपकी कैरिंग वैल्यू थी, रेट लगाया, आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई 5828 आ गई। तो ये हम किस पे लगाते हैं, हर साल कैरिंग वैल्यू के ऊपर हम अपना रेट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी थी, 37,000 थी, उसमें हमने अगले साल की ऐड की 23, फिर हमने 14,685 ऐड की, फिर 9251 ऐड की, और 5828 ऐड की। तो जो इसकी कैरिंग वैल्यू बनती है एट द ईयर एंड वो भी किसके बराबर है, रेजिडुअल वैल्यू के बराबर ही बन रही होती है। अब यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ रहा होगा, कोई 70 रुपये का, वो चूँकि हमने राउंड ऑफ किया था 36.9 को 37 से, उसकी वजह से फ़र्क आ रहा है। अदरवाइज़ चाहे आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, चाहे आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, आपकी डेप्रिसिएशन के एट द एंड ऑफ द लाइफ जो कैरिंग वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इज दैट क्लियर? जैसे एक सवाल है कि नॉन करंट एसेट कॉस्ट ₹64,000, it is depreciated by reducing balance method at the rate of 25% each year. What is the annual depreciation charge in year 1, year 2 and year 3? तो रेट पहले साल किस पर लगेगा, कॉस्ट के ऊपर 64 पे लगा दिया, आपके बाद आगे डेप्रिसिएशन। अब अगले साल होगा 64 - 16 48 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन। उससे अगले साल आप करेंगे 36 पे लगाएंगे रेट, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो अब देखें पहले साल 16 थी, फिर कितनी हुई, 12 हुई, फिर कितनी हुई, 9 हो गई। तो हर साल क्या हो रही है, आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, इसलिए से हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कह रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है, अच्छा बेशक आपके पास स्ट्रेट लाइन मेथड है, बेशक आपके पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, बेशक आपके पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड है, इसमें डेप्रिसिएशन कभी भी आपकी ज़ीरो नहीं होती, कभी भी आपकी डेप्रिसिएशन ज़ीरो नहीं होती। एसेट इस्तेमाल कर रहे हो, नहीं कर रहे, आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आपने एसी ला के लगा दी है, एसी सिर्फ आपको चलता है 3 महीने है, 8 महीने एसी चला ही नहीं है, 9 महीने से चला ही नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, आप एसी की पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है ऊपर, ये कभी नहीं चलेगा, लेकिन एसेट है, नहीं चल रहा, क्या करेंगे, इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। टीवी है, चलता है, नहीं चलता, 6 माह बंद रहता है, हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, हम डेप्रिसिएशन जो है सो क्या करेंगे, चार्ज करते रहेंगे। लेकिन दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारे डेप्रिसिएशन जो है वो डिपेंड कर रही है यूज़ की बेसिस पे। अगर हमने यूज़ किया तो डेप्रिसिएशन होगी, अगर हमने यूज़ नहीं किया
तो कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगी। इसको हम कहते हैं मशीन और मेथड, यूनिट्स मेथड, एफिशिएंसी मेथड, ये हम इसे क्या कह रहे होते हैं, कंसीडर आउट कर रहे होते हैं। अब जब हमने मशीन और मेथड के मुताबिक कैलकुलेट करनी है या आउटपुट मेथड के लिए कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, हम जिसमें हमारे पास क्या आती है, डेप्रिशिएबल अमाउंट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे इफेक्टिव आवर्स यूज के, हमने इस साल कितने घंटे चलाए, या इफेक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस, इस साल कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए, डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स जो इसके पूरे लाइफ के घंटे हैं, या टोटल यूनिट प्रोड्यूस जितने उसके टोटल लाइफ में प्रोड्यूस होंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। इसमें कभी डेप्रिसिएशन ज़्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी हो सकती है, और अगर हमने मशीन इस्तेमाल नहीं की तो मेरे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन ज़ीरो भी आ रही होगी। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती है, ज़ीरो जो है वो कंसिडर हो रही होती है। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें मेरी डेप्रिसिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। जैसे यहाँ पे आते हैं कि यदि प्लांट बॉट ऑन 1 जनवरी 2021 फॉर ₹1,00,000 विद एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ 10,000 एंड द प्लांट कैन बी यूज टू प्रोड्यूस 7,500 यूनिट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। कितने बनेंगे यूनिट्स, 7,500। एंटिटी का ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुई हैं 1500 यूनिट्स हैं, 1800 यूनिट्स हैं, 1200 यूनिट्स हैं, 2000 यूनिट्स हैं, 1000 यूनिट्स हैं रिस्पेक्टिवली। यूजिंग द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट द एनुअल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, कैरिंग अमाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो आपने निकालनी है। अब देखें आपके पास कैरिंग वैल्यू जो आ रही है, डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आ रही है, 1,00,000 आपके पास कॉस्ट थी, इसमें से आपने 10,000 लेस किया, आपके पास डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी आ गई, 90,000 आ गई। अब आप बात करते हैं डेप्रिसिएशन की 2021 में, तो 90,000 थी। अब 2021 में उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं, आपके पास 1500 यूनिट्स जो हैं बनाए हैं, और टोटल कितने बनेंगे, 7,500 बनेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2022 में भी आप देखें तो 2022 में इसने 1,800 यूनिट्स बनाए हैं, टोटल कितने हैं, 7,500 है, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2023 में अगर आप आएँ, उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 1200 यूनिट्स बनाए हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 2024 में अगर आप बात करें तो 2024 में इसने 2000 यूनिट्स जो है बनाए हैं, आप इसको 7,500 डिवाइड करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। और 2025 में अगर आप देखें तो इसने कितने यूनिट्स बनाए हैं, 1000 यूनिट्स बनाए हैं, आप इसको डिवाइड करेंगे 7,500 से, आपके पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन आएगी। कितनी थी पहले साल की, पहले कितनी आएगी, 18,000, दूसरे की, तीसरे की, आखिरी सेकंड 24,000, और लास्ट की 12। अब आप देखें इस मेथड में कहीं पे डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो रही है, कहीं पे डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, कम हो रही है। अब एसेट अगर कम इस्तेमाल हुआ, जैसे आखिरी साल है, डेप्रिसिएशन क्या आई है हमारी, कम आई है। जहाँ पे हमारा एसेट ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है वहाँ पे क्या हुई है, ज़्यादा हुई है। और अगर एसेट इस्तेमाल ही ना हो, क्या आ जाएगी, ज़ीरो आ जाएगी। तो दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें हमारी डेप्रिसिएशन क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसके अलावा किसी मेथड में हमारी डेप्रिसिएशन ज़ीरो नहीं हो सकती, इस चीज़ को भूलना नहीं है। स्ट्रेट लाइन कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, सम ऑफ ईयर डिजिट्स कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। दिस इज़ द ओनली मेथड जिसमें अगर यूज़ नहीं हुआ क्या होगी, ज़ीरो होगी। उसके बाद है हमारे पास सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड, इसको हम एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन मेथड भी कहते हैं, कि इसमें भी इनिशियल हमारी डेप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है और लेटर ऑन जाके हमारी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वही होगा कि आपके पास आ जाएगी डेप्रिशिएबल अमाउंट, आपने कैलकुलेट की, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम करंट ईयर फैक्टर से और डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ डिजिट से, तो आपके पास क्या होगी, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या होता है, जो उसकी लाइफ है उसके डिजिट्स को आपस में सम कर दो, डैट इज़ योर सम ऑफ डिजिट। फॉर एग्जांपल अगर उसकी 5 साल की लाइफ है तो ये होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना बनेगा, 15 जो है बन रहा होगा। आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं,
आप इसको n+1/2 के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, 5 × 5+1/2, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। तो डैट इज़ सम ऑफ डिजिट्स, जो उसकी लाइफ है उसके डिजिट्स हैं 5, उसका हमने क्या किया, सम किया। और करंट ईयर फैक्टर का मतलब है कि अगर आप आज खड़े हुए हैं पहले साल में, तो आपका एसेट कितना साल चल जाएगा, 5 साल चल जाएगा। अगले साल है कितना चलेगा, 4 साल, 3 साल, 2 साल, मतलब रिवर्स ऑर्डर में आप लाइफ लिखेंगे, उससे हम क्या कहते हैं, करंट ईयर फैक्टर कह रहे होते हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ रही होगी। जैसे यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट्स मेथड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन, कि हमने देखना है कि हमारी डेप्रिसिएशन कितनी होगी जब हमारी लाइफ जो है अगर 5 साल है, और स्क्रैप वैल्यू जो है वो कितनी है हमारी, कितनी, 10,000 है। तो हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास आ जाएगा डेप्रिशिएबल अमाउंट दैट इज़ 90,000। अब करंट ईयर फैक्टर है 15, 5 डिवाइड किया 15 पे, आपके पास आ जाएगी डेप्रिसिएशन कितनी बनती है, 30,000। फिर अगले साल आते हैं तो दैट इज़ 90,000 मल्टीप्लाई बाय 4/15 क्या आएगी, 24,000 आएगी। फिर अगले साल आते हैं दैट इज़ 90,000 मल्टीप्लाई बाय 3/15 18,000। अगले साल आते हैं 90,000 मल्टीप्लाई बाय 2/15 12, और आखिरी साल आएगी 90,000 मल्टीप्लाई बाय 1/15 क्या, 6,000। तो अगर आप इनको सम करेंगे तो आपकी डेप्रिसिएशन क्यूमुलेटेड 90,000 ही बनेगी, और जो आपकी कैरिंग वैल्यू होगी 5 साल के बाद दैट विल बी इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू। गॉट इट? इसका जवाब बताएं क्या आएगा। बताएं बताएं बताएं, क्या आंसर आया, क्या आंसर आया, 184। क्या आंसर आया, 72। क्या आंसर आया, फटे मुँह। सवाल क्या है, सवाल क्या निकालना है, क्या कैलकुलेट करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, तो फेल होने वाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बताएं। पूछा क्या हुआ उसने, उसने कहा कि ईयर 2 के एंड के ऊपर कैरिंग अमाउंट क्या होगी। आप लोग मुझे क्या बता रहे हैं, मैंने पूछा डेप्रिसिएशन, तो फिर क्यों बता रहे हैं 72। इंग्लिश पढ़नी आती है, सेकंड ईयर किया हुआ है ना। क्या मतलब होता है, व्हाट विल बी, क्या होगी, कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द एंड ऑफ ईयर 2। कहाँ लिखा है इसने डेप्रिसिएशन, कहीं पर लिखा हुआ है, कहीं पर लिखा हुआ है नहीं ना, तो क्यों निकाल रहे हैं, बताएं क्या है कैरिंग वैल्यू, 184,000 जो है वो क्या होगी, इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो कंसीडर हो रही होगी। गॉट इट?
उसके बाद है एक बेसिक सा असूल कि डेप्रिसिएशन कब से कब तक हमने कैलकुलेट करनी होती है। डेप्रिसिएशन हम हमेशा फॉर द ईयर जो है वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या करते हैं, हमेशा फॉर द ईयर जो है कैलकुलेट करते हैं कि इस एक साल की ये डेप्रिसिएशन हमारे पास आ रही है। हम कब डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करते हैं, जब हमारे पास एसेट जो है वो अवेलेबल फॉर यूज़ हो। जब हम एसेट को इस्तेमाल करेंगे उस दिन से हमारे पास क्या होगी, डेप्रिसिएशन हम इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। हम डेप्रिशिएट करते हैं ओवर द लाइफ। लाइफ जो है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है। लाइफ क्या होती है, डेफिनेट होती है। लेकिन लैंड ये कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होता। क्यों? क्योंकि लैंड की लाइफ इनडेफिनेट है। आप कब्रिस्तान में हैं, आपको दफना दिया है, आप ख़त्म हो जाएंगे, लैंड ख़त्म होगा? बताएं। मतलब आपकी भी लाइफ है, मरने के बाद आपके मुर्दे की भी लाइफ है, हड्डियां भी गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, बट वो कब्रिस्तान जो है क्या रहेगा, कायम दायम रहेगा। नहीं उतार देते हैं उसको जिसने कहा था। एक मिनट है यार, बोलो क्या? उसके लिए आपको FR1 में आना पड़ेगा। उसके टॉपिक का नाम होता है रीवैल्यूएशन, वो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है? क्या मेथड है, उसे रीवैल्यूएशन कहते हैं। जो इसका अगला टॉपिक है जो आप R1 में स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके एसेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे हम कैसे जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है? उसके बाद है कि हमने डेप्रिसिएशन करनी कब तक रिकॉर्ड है, कब से कब तक। तो जब हमारे पास एसेट अवेलेबल फॉर यूज़ हो उस दिन से हम क्या करेंगे, डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। और कब तक डेप्रिशिएट करेंगे, जब तक हम एसेट को डिस्पोज नहीं कर देते या डी रिकग्नाइज नहीं कर देते, बेच नहीं देते या रिकग्नाइज नहीं कर देते, उस वक्त तक हम क्या करेंगे, एसेट को डेप्रिशिएट करते रहेंगे। इज दैट क्लियर? जैसे ये सवाल है, ज़रा बताएं मुझे, दोनों में से, दोनों इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हैं, नॉट सेम क्वेश्चन, बताएं ज़रा। आगे कितना है बताएं? यस 60,000, बिकॉज लैंड जो है 2 मिलियन का वो डेप्रिशिएट नहीं होगा। तो बिल्डिंग कितने की है, 3 मिलियन की, लाइफ कितनी है, 50 साल। तो हम क्या करेंगे, हम बिल्डिंग को ही डेप्रिशिएट करेंगे और कितनी आएगी, 60,000 आएगी। अगर आपने 5 मिलियन को डिवाइड किया तो वाजिबुल फेल है, क्योंकि अभी बात की है कि लैंड डेप्रिशिएट नहीं होता। सेकंड वाले का बताएं क्या आंसर होगा।
सर फाड़ दे, लाओ ईंट, बताएं बताएं जवाब बताएं। कब से डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे? 1 जुलाई 28 से, और 2008 से 28 तो भी आया नहीं, फ्यूचर की गल कर रहे हैं डोरेमोन। कब तक डेप्रिशिएट करेंगे? लेकिन हमने तो यकम अगस्त को बिल्डिंग खाली कर दी थी, डिस्पोज नहीं की थी, हमारी मलकियत में थी। तो जब तक डिस्पोज ऑफ नहीं होगी हम क्या करेंगे? उसको डेप्रिशिएट करते रहेंगे। डन। उसके बाद था आखिरी चीज़ जो आपको 3 से 4 MCQs आपको मिलेंगे, और ख़ास तौर पर ये MCQs उसने ऐड किए थे जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे आपके, उसमें से उसने ऐड किए थे जो आपको बताए भी थे, और आपके साथ इसकी वीडियो जो है वो शेयर भी है कि अगर आपका एस्टीमेट्स चेंज हो जाए, क्या चेंज हो जाए? एस्टीमेट्स चेंज हो जाए, तो हमने उनको किस तरह से इनकॉर्पोरेट करना है। देखिए जब हम बात करते हैं ना एस्टीमेट्स की, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। अब मुझे बताएं इसमें से एस्टीमेट कौन कौन से हैं? लाइफ एक एस्टीमेट है, आपने क्या लगाया है? अंदाज़ा लगाया है कि नहीं 5 साल चल जाएगा, 6 साल चल जाएगा, 7 साल चल जाएगा, मट भी ना चले। आप एसी लेके आते हैं, दुकानदार कहते हैं 10 साल चलेगा, सेकेंड ईयर में लगता है पता आपको कि भाईजान ये अब नहीं चलेगा, ख़त्म हो गया ये 10 साल उसने कहा था ये बस 2 साल चलेगा, अब कहानी ख़त्म हो गई है। चेंज हो सकती है लाइफ, अब चेंज हो सकती है। स्क्रैप वैल्यू, एसी लेके आए, उसने कहा जी ये एसी जो है 5 साल चलेगा और ये 5 साल चलाने के बाद आपका 40,000 का बिक जाएगा, लेकिन आपको सेकंड ईयर में जाके अंदाज़ा हुआ कि भाईजान ये इसने बिकने 5,000 रुपये का है, सेकंड ईयर में था ना, तो वैल्यू इसकी लगी नहीं, कितनी है? 5,000 रुपये है, ये भी चेंज हो जाएगी। तो क्या उस वक्त जो आपने डिटरमिन किया था वो गलत था? नहीं, उस वक्त आपने उस वक्त के हिसाब से बिल्कुल ठीक कैलकुलेट किया था। अब फैक्टर्स क्या हो गए हैं? चेंज हो गया। अब ईयर कौन सा है? सेकंड ईयर है, तो फैक्टर क्या हो गए हमारे? चेंज हो गए हैं। उसके बाद डेप्रिसिएशन मेथड भी तो एक एस्टीमेट है, आप अंदाजा लगा के बैठे हुए हैं कि आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगी, लेकिन आपको जाके सेकंड ईयर में अंदाजा हुआ कि वो कितनी हो जाएगी। अब वो स्ट्रेट लाइन नहीं है बल्कि कितनी है? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे है। अब बेनिफिट भी सही नहीं आ रहे, तो इसका मतलब आपके एस्टीमेट जो हैं वो क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। और एस्टीमेट चेंज होना इज नॉट अ फ्रॉड, इज नॉट अ एरर, ये आपके डिपेंड करते हैं फैक्टर्स क्या हैं। जब आपका एस्टीमेट चेंज हो जाए तो आपको क्या चाहिए होती है? आपको चाहिए होती है कैरिंग वैल्यू ऑन दैट डेट, और ये कैरिंग वैल्यू हम हमेशा ओपनिंग लेते हैं, याद रखिएगा। उस साल में जिस साल एस्टीमेट चेंज हुआ है उस साल की हम क्या लेते हैं? ओपनिंग कैरिंग वैल्यू लेते हैं। अब वो कैरिंग वैल्यू कैसे आती है हमारे पास? कि हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स थी उसमें से हमने लेस करवानी है जो मेरी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी? कैरिंग वैल्यू जो है वो आ रही होगी, निकाल ली। तो सेकंड ईयर के बाद ये जो आपके पास कैरिंग वैल्यू आई थी इसको फिर हम क्या करेंगे? हम इसको न्यू एस्टीमेट्स के मुताबिक जो है वो क्या करेंगे? ले कर चलेंगे, तो हमारे पास क्या होगी? डेप्रिसिएशन जो है वो आ रही होगी। इज दैट क्लियर? गॉट इट? जैसे सवाल है, ऑन 1 जनवरी 2001 एयर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹10,000 with nil residual value and is intended to be used for 10 years. The entity uses the straight line method on 1 January 2003. Air Limited reconsidered the use of depreciation method and concluded that the straight line method is not appropriate for this type of asset. Instead 25% depreciation on reducing balance method is appropriate. ये उसने हमें बता दिया है। तो अब पहले साल आपको था स्ट्रेट लाइन मेथड था, आपने डेप्रिसिएशन निकाली 1000 रुपये आई, सेकेंड ईयर में कितनी आई?
1000 रुपये आई। तो 2 सालों बाद लगा पता आपको कि आपका मेथड जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, फजूल चीज़ सेकंड ईयर में की थी। अब आपको क्या करनी है, आपने नई चीज़ करनी है। तो सेकंड ईयर के बाद आपको क्या लगा पता कि आपके एस्टिमेट क्या है, चेंज हो रहे हैं। तो सेकंड ईयर के बाद जो आपकी कैरिंग वैल्यू है वो कितनी आई थी, 8000 आई थी। तो उस 8000 को जो सेकंड ईयर के बाद आई थी उसको आपने क्या करना है, नए एस्टिमेट में मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 25%। आपके पास क्या आ जाएगी, WDV आ रही होगी। तो इस तरह हमारे एस्टिमेट अगर चेंज हो रहे हैं, मेथड चेंज हो जाए, लाइफ चेंज हो जाए, स्क्रैप वैल्यू चेंज हो जाए, हम उसको इसी तरह ट्रीट करते हैं। गॉट इट? लाइफ भी चेंज हो सकती है और रेजिडुअल वैल्यू भी और डेप्रिसिएशन मेथड भी। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जब आपका ये चीज़ें चेंज हो रही हैं, एस्टिमेट चेंज होने के बाद आपने हमेशा रिमेनिंग इकोनॉमिकल यूज़फुल लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट करना है। किसके ऊपर? रिमेनिंग के ऊपर। किसके ऊपर? रिमेनिंग। एक एसेट था 5 साल का, 2 साल चल गया, तो सेकंड ईयर के बाद कितने साल बची लाइफ? 3 साल। तो आप क्या करेंगे, उसको 3 साल के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये चीज़ कभी भी नहीं भूलनी है आपने कि आप उसको किस पर डेप्रिशिएट करेंगे, रिमेनिंग लाइफ के ऊपर डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। जैसे जी ऑन 1 जनवरी 2001 वाटर लिमिटेड परचेज एन एसेट फॉर ₹12,000 विद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ 2000 एंड इज इंटेंडेड टू बी यूज फॉर 10 years. The entity uses straight line method. In 2003, Water Limited reviewed the useful life and residual value of the asset. It was estimated that the asset remaining useful life is now only 5 years. However, the estimate of residual value has been increased to 3000. सब कुछ चेंज हो गया सेकंड ईयर के बाद। मैंने नहीं बताया, सवाल बता रहा है क्या हुआ है। सेकंड ईयर के बाद सब कुछ चेंज हो गया, स्क्रैप वैल्यू भी बढ़ गई है, ज़िंदगी भी कम हो गई है उसकी। ठीक है, सेकंड ईयर के बाद तो पहले साल इसकी कितनी डेप्रिसिएशन आई थी, 1000 रुपये आई थी। सेकंड ईयर कितनी आई थी, 2000। इसे क्या हुआ, फजूल। अब आपके पास एसेट की लाइफ कितनी थी, 10 साल थी। अब आपको लगा पता कि सेकंड ईयर के बाद तो सिर्फ जिंदगी कितनी बची है, 5 साल की, फिर तो जालने आ जाना है। तो अब आपका एस्टिमेट चेंज हो गया है। तो इस दिन आपके पास क्या थी, कैरिंग वैल्यू 10,000, इसको डिवाइड करेंगे रिमेनिंग लाइफ, वो कितनी है, 5 साल है, उसके ऊपर, और स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी सेकंड ईयर के बाद, 3000 हो गई है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन। आप इस तरह से इसको लेकर चल रहे होंगे। डन। तो हर चीज़ कब तब्दील होती है, सेकंड ईयर के बाद। सेकंड ईयर के बाद लाइफ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या है? पूछ ले, डर क्यों रहा है, शर्मा क्यों रहा है, पूछ ले, कोई मसला तो बता। मैं कुछ कहता हूँ, आज तक मैंने कभी किसी को कुछ कहा है? फिर जाके कहता है 4 लेक्चर हुए थे। पूछ ले, अगर फिर आगे चलूँ मैं, पूछ ले भाई, पूछ ले। अब देखो सज्जे पासे अपने देखो ना, आपके पास पहले साल कुछ नहीं हुआ, सेकंड ईयर में भी कुछ नहीं हुआ था, सेकंड ईयर के बाद क्या हुआ, लाइफ चेंज हो गई है। तो जिंदगी का बर्बादी कहाँ शुरू हुई है, सेकंड ईयर के बाद। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका हमारा यही है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारी क्या होती है, क्रेडिट होती है। जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है वो हम कहाँ चार्ज करते हैं, वो हम चार्ज करते हैं स्टेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो भी आपने डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर कैलकुलेट की होती है वो कहाँ जाती है, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाती है। और जो आप एसओएफ भी बना रहे होते हैं फाइनल अकाउंट, उसमें नॉन करंट एसेट्स, उसमें से हम क्या लेस करवाते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब फाइनल अकाउंट के सवालों में जो सबसे आसान एडजस्टमेंट है ना, जिसके 3 नंबर या आपको 2 नंबर मिलेंगे, वो डेप्रिसिएशन की होती है। सबसे आसान एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में डेप्रिसिएशन की है। उसने आपको ट्रायल बैलेंस में, अब इसको ध्यान से नोट कर लें या इसको याद रखना है फाइनल अकाउंट के पर्सपेक्टिव से। हमारे पास एक चैप्टर हो रहा है गया इन्वेंट्री का, उसके बाद फाइनल अकाउंट आप फिर दोबारा रिवाइज हो जाएंगे। चैप्टर हमारे लेक्चर हमारे फिर 4 ही हुए, वैसे चौथा लेक्चर है, जुम्मा हफ्ता इतवार पीर की हो गया। मम्मा तेरी सेकंड ईयर पास हुई है, हम तो सही कर ले। तो एक चीज़ याद रखनी है आपने, आपको ट्रायल बैलेंस में जो एसेट्स का अकाउंट गिवन होता है
वो बताता है कि ये मेरा क्लोजिंग अकाउंट है, इसका मतलब उसने आपको एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू गिवन की होती है। अगर उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कोई बात बता दी कि जी ये हम एडिशन या नया एसेट को रिकॉर्ड नहीं किया या रिकॉर्ड करना याद नहीं रहा, वो तो रिकॉर्ड कर लेंगे। अदरवाइज जो आपको उसने ट्रायल बैलेंस में एसेट्स की वैल्यू गिवन की है वो क्या होती है, क्लोजिंग वैल्यू होती है। ठीक है, उसने आपको नीचे रेट भी गिवन किए होते हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल रेट से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है फिर तो कहानी बहुत ही सिंपल है। अगर मेथड आपका स्ट्रेट लाइन है फिर तो कहानी बहुत ही सिंपल है। हाँ, अगर आपका मेथड जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, फिर उसने ट्रायल बैलेंस में आपको कॉस्ट भी गिवन की होगी, उसने ट्रायल बैलेंस में आपको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी गिवन की होगी। आप क्या करेंगे, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आपके पास क्या आ जाएगी, कैरिंग वैल्यू। नीचे उसने रेट गिवन किया होगा, रेट लगाएंगे, आपके पास क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर आ जाएगी। इससे ज़्यादा एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट की है ही नहीं, यही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो डेप्रिसिएशन आएगी वो कहाँ जाके लिखेंगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और बैलेंस शीट पे क्या करेंगे, नॉन करेंट एसेट्स में से आप क्या लेस करवाएंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है उसको लेस करवा रहे होंगे। और वो कैसे आएगी, ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस जो डेप्रिसिएशन आपने फॉर द ईयर कैलकुलेट की होगी उसको जमा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इज दैट क्लियर, गॉट इट। इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है डेप्रिसिएशन का। कल सिर्फ आपका डेप्रिसिएशन का टेस्ट होगा सिर्फ, और हालांकि डेप्रिसिएशन ये डे 7 पे था, ये हमने पहले कर लिया है। अब कल हम करेंगे इन्वेंट्री, परसों भी इन्वेंट्री है, लेकिन वो इन्वेंट्री और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों एक साथ करनी है हमने। ठीक है, कल भी इन्वेंट्री है और परसों भी इन्वेंट्री है। कि कल पहले BRS कर ले, योर कॉल, करना तो हमने दोनों ही है, टॉस कर लें, सिक्का निकालते हैं। यार गरीबों के पास होता है, मेरे पास तो है ही नहीं, निकालो। सेकेंड ईयर के बाद सिक्के बंद हो गए तेरे? अच्छा बताए, BRS करना है कि इन्वेंट्री करने कल? कितने लोग इन्वेंट्री वाले हैं कल? सारे मनहूस हो, मुकर गए हो। चलो कल हम BRS करते हैं। डिक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड नहीं होता। डिक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड नहीं होता।